हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है ORM 3 का सेक्शन डी वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस 42 ईयर IIT JEE क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड ड्यू टू। तो एराइल हैलाइड मतलब यदि एरोमेटिक रिंग से हेलोजन अटैच रहता है और एलिफेटिक मतलब RX, तो ये लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये जो X है एराइल हैलाइड में, ये कंजुगेशन में रहता है बेंजीन के साथ। कंजुगेशन में रहता है मतलब रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, इसलिए ये रिएक्शन करना नहीं चाहता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण। और ये जो कार्बन है बेंजीन वाला, ये sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइड होने के कारण ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू दिस कार्बन। ये sp3 है। परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच में शॉर्टर और स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में RX बॉन्ड लेंथ से स्ट्रोंग बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन अटैच टू द हेलोजन। तो sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन है इसलिए स्ट्रोंगर बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करना भी डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए भी लेस रिएक्टिव होता है। तो बी और ई इसका आंसर होगा। ये बोल रहा है लोंगर कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो लोंगर नहीं शॉर्टर रहता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो ये एक्चुअली में SN2AR मैकेनिज्म शो करता है, एरोमेटिक SN2। इस केस में कार्ब एनायन बनता है, कार्बोनियम आयन नहीं, मतलब ये कार्बोकेटायन बोल रहा है, तो कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है तो स्टेबिलिटी का तो बात ही कहाँ है। नेक्स्ट, द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण तो कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर बी और ई होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 है, सॉरी सिल्वर नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं है, तो AgNO2। नाइट्राइट आपका NO2 माइनस होता है नाइट्राइट आयन, और सिल्वर नाइट्राइट तो AgNO2, और उसका रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड से करवा रहे हैं C2H5Br। तो हम बताए थे ORM 3 के टाइम कि Ag जब भी आता है तो नाइट्रोजन अटैक करता है, इसीलिए तो KCN के केस में तो आपका RCN बनता था, लेकिन AgCN के केस में RNC आइसोसाइनाइड बनता था, मतलब नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो यहाँ से NO2 नाइट्रोजन अटैक करेगा तो C2H5 और यहाँ से NO2 अटैच हो जाएगा। मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल NO2 माइनस अटैक करेगा Br माइनस बाहर, तो यहाँ से NO2 अटैच हो गया। अब इसका नाम नाइट्रो इथेन या इथाइल नाइट्राइट दो हो सकता है, तो कौन कौन सा ऑप्शन है? ए नहीं है, इथीन नहीं है, सॉरी इथेन नहीं है, इथीन भी नहीं है, नाइट्रो इथेन तो सी है, नाइट्रो इथेन इसका नाम होता है। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल तो है ही नहीं, इथाइल नाइट्राइट तो ई, तो सी और ई होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट का रिएक्शन यदि इथाइल ब्रोमाइड से करवाएंगे तब। इसके बाद थर्ड है, द ईथर दिस व्हेन ट्रीटेड विथ HI प्रोड्यूसेस। तो सबसे पहले तो H प्लस अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो यहाँ से OH प्लस बना लेगा। अब SN1 होगा SN2, तो अगर बॉन्ड को क्लीवेज करने से 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा और SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो यहाँ पे तो बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा क्योंकि ये फिनाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। लेकिन जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ये 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब कि ये बॉन्ड क्लीवेज करेगा और कार्बोकेटायन बनेगा। तो आपका PHOH फिनोल प्लस PHCH2 प्लस बनेगा और इस पे फिर I माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से I अटैच हो जाएगा, तो PHCH2I प्लस PHOH। तो आपका प्रोडक्ट होगा PHCH2I A, उसके बाद PHOH D, A और D होगा इसका आंसर थर्ड का। इसके बाद फोर्थ, for the following compound the correct statements with respect to nucleophilic substitution reaction is are। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया हुआ, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। A 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म। तो फर्स्ट और थर्ड बोल रहा है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो इस केस में जब यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, स्टेबल कार्बोकेटायन, तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। फर्स्ट में भी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाएगा, तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन भी स्टेबल होता है क्योंकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, तो फर्स्ट भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। उसके बाद फिर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2 मैकेनिज्म।
फर्स्ट में देखिए ये 1 डिग्री है तो हिंड्रेंस भी कम होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और Br बाहर, तो SN2 मैकेनिज्म भी ये फॉलो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में हिंड्रेंस कम होता है, कम होगा तो अटैक करेगा और Br बाहर, तो SN2 मैकेनिज्म भी ये फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि जो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा वो SN2 नहीं कर सकता, हो सकता है दोनों फॉलो करे। इस केस में SN1 इसलिए कर रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन बन रहा है, सॉरी स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, और SN2 इसलिए कर रहा है क्योंकि हिंड्रेंस कम है, तो ऑप्शन बी भी होगा। इसके बाद सी, कंपाउंड 4 अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो कंपाउंड 4 जो है इसमें ये कार्बन कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। उसके बाद डी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1, 3 एंड 4 इज। तो 1, 3 और 4 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, तो आप इस तरह से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं रिएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो SN1 लिखा है ना SN2 लिखा है। SN1 से आप कंपेयर कीजिएगा तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अलग आएगा, SN2 से कीजिएगा तो अलग आएगा। तो ये कौन सा ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, मतलब आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं रिएक्टिविटी यही है, SN1 है या SN2, जब पता नहीं रहेगा तो नहीं बता सकते। तो A, B, C इसका करेक्ट आंसर है। डी के बारे में श्योर नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर बताना है, रिएक्टिविटी या SN2 का। इसके बाद नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ X इज R। तो आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है X का। अब आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में सब जगह मिथाइल OH है, बस बताना है वेज या डैश वाला पोजीशन होगा। तो सबसे पहले तो मिथाइल वाले कार्बन पे तो रिएक्शन ही नहीं हुआ, यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल है, तो मिथाइल तो वेज पे ही रहेगा, तो सभी में मिथाइल वेज पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब OH का पोजीशन देखना है, तो सबसे पहले देखिए PbR3, तो PCl5 PCl3 ये सब SN2 मैकेनिज्म शो करता है, मतलब PbR3 भी SN2 मैकेनिज्म शो करेगा और SN2 में इन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट NaI, तो I माइनस भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये भी SN2 मैकेनिज्म। उसके बाद NaN3, तो N3 माइनस भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी SN2 मैकेनिज्म। तो तीनों SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ टेस्ट पे है, तो जब Br अटैक करेगा, तो Br जब अटैक करेगा तो वेज पे आ जाएगा, Br इन्वर्जन होगा। NaI, तो I फिर से डैश पे आ जाएगा, OH जिस तरफ है उसी तरफ। उसके बाद NaN3, तो NaN3 फिर से वेज पे आएगा, क्योंकि 3 बार SN2 होगा तो 3 बार इन्वर्जन होगा, तो आपका वेज पे N3 आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में डैश पे N3 दिया हुआ है, तो डैश पे N3 है, तो यहाँ पे OH जो है वेज पे होना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए OH वेज पे है, तो PbR3 से जो Br लगेगा वह डैश पे आ जाएगा, इस तरह से डॉटेड लाइन से Br लग जाएगा और OH हट जाएगा। उसके बाद NaI, तो NaI में I अटैक करेगा तो वेज पोजीशन पे ही फिर से आएगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। उसके बाद जब N3 माइनस अटैक करेगा तो फिर से डैश पोजीशन पे आएगा, जिस तरफ आपका Br था, तो डैश पोजीशन पे N3 आ जाएगा। बाकी C जो है, तो C और D में मिथाइल ग्रुप वेज पोजीशन पे डैश पोजीशन पे नहीं है। ये जब आप इस तरह से लिखिएगा तो आपको घुमाना पड़ेगा, तो इस तरफ मिथाइल आ जाएगा, मतलब ये आप समझिए बात को, घुमाने के बाद इस तरफ मिथाइल आएगा वेज पोजीशन पे, तो इधर लाना पड़ेगा हमको, और जब इधर आप लाइएगा तो डैश पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो घुमाने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, मिथाइल ग्रुप एक्चुअली में यहाँ डैश पे है, उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, अभी थोड़ी देर पहले बता दिए वेज पे है। घुमाने के बाद ये दोनों डैश पे आ जाएगा, क्योंकि घुमाइएगा तो इस तरफ मिथाइल आएगा, और इस तरफ यदि वेज पे है तो आप जब फिर से 180 डिग्री इसके लॉन्ग घुमाइएगा तो ये डैश पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इस वाले कारण पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो जो एक्स में रहेगा वही प्रोडक्ट में भी रहेगा, प्रोडक्ट में वेज पे है तो एक्स में भी मिथाइल वेज पे होना चाहिए, तो सिर्फ ऑप्शन बी होगा, बाकी सी डी रिजेक्टेड। इसके बाद सेक्शन ई, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड एक्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम। तो सोडियम में अनरिएक्टिव रहता है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है कंपाउंड एक्स में। इट डज नॉट एड ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन भी ऐड नहीं करता है। इट ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विथ अस्चिप्स रिएजेंट, अस्चिप्स रिएजेंट से भी रिएक्शन नहीं करता, मतलब ये
एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है, क्योंकि असिप्स रिएजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड भी नहीं होगा। ऑन रिफ्लक्सिंग विथ एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड, मतलब HI के साथ जब रिएक्शन होता है, X yields only one organic product Y, तो X से एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है Y। ऑन हाइड्रोलिसिस Y yields a न्यू कंपाउंड Z, और Y का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो न्यू कंपाउंड Z बनता है हाइड्रोलिसिस होने के बाद, which can be converted into by reaction with red phosphorus and iodine। तो रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक I2 से रिएक्शन जब करते हैं Z का, तो फिर से बाई बन जाता है Z से, रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक I2 में। द कंपाउंड Z ऑन ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स ए कार्बोजाइलिक एसिड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एसिड इज 60। व्हाट आर द कंपाउंड X, Y एंड Z। तो जब Z का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने के बाद RCOOH बनेगा, RCOOH, इसका मोलिकुलर वेट 60 है, मतलब इसका मोलिकुलर वेट अल्काइल का कितना होगा, तो कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2 32 प्लस 1 प्लस मान लीजिए इसका X है इक्वल टू 60 होना चाहिए, तो X इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 ही होगा ना, हाँ, तो ये एक्चुअली में हो रहा है 15, मतलब X आपका CH3 है, सॉरी R ग्रुप जो है वो आपका CH3 है, तभी तो मोलिकुलर मास 60 होगा। CH3COOH एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास 60 होता है। और आपको पता होगा कि अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है KMnO4 से 1 डिग्री अल्कोहल का, तो आपका कार्बोजाइलिक एसिड बनता है, RCH2OH से RCOOH बनता है, मतलब इस केस में भी R आपका CH3 है, तो Z जो है वो आपका CH3CH2OH है, इथानल CH3CH2OH। इसके बाद ये जो इथानल बना है ये आपका बनता है रेड फॉस्फोरस प्लस I2 से, मतलब Z का यदि रिएक्शन करवाएंगे तो आपका RI बनता है ROH है, तो CH3CH2I, ये आपका बाई हो गया, क्योंकि Z में रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक I2 से रिएक्शन करवाते हैं तो बाई बन जाता है, तो ये आपका बाई है। और बाई आपका X से बनता है, X का रिएक्शन यदि HI से करवाएं तो CH3CH2I बनता है। अब X में ना तो एसिड है X, ना अल्कोहल है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ये आपका X ईथर हो सकता है ROR, और एक ही अल्काइल हैलाइड बनाता है, मतलब अल्काइल आयोडाइड, तो R ग्रुप जो है सेम ही होगा, C2H5 OC2H5, तभी तो जब इसका रिएक्शन होगा तो सबसे पहले तो ये C2H5OH प्लस C2H5I बनाएगा, C2H5I प्लस C2H5OH, और फर्दर जब इसका रिएक्शन होगा HI से तो ये C2H5I फिर से बना लेगा अल्कोहल वाला पार्ट, तो एक ही अल्काइल आयोडाइड बन रहा है, मतलब कि ये ईथर है। देखिए लिख रहा है ऑन रिफ्लेक्सिंग विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड X ओनली वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाई, तो एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब एक ही अल्काइल आयोडाइड है, बाई आपका अल्काइल आयोडाइड है, तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है X से, तो X आपका ईथर है C2H5 और C2H5, X हो गया डाई इथाइल ईथर, बाई हो गया 1 आयोडो इथेन, और फिर Z आपका इथानल हो गया। तो ये आपका XYZ पता चल गया। उसके बाद पूछ रहा है राइट केमिकल इक्वेशन लीडिंग टू कन्वर्जन ऑफ X टू Y, तो X से Y का केमिकल इक्वेशन बताना है, तो C2H5 O C2H5 डाई इथाइल ईथर, इसका रिएक्शन जब आप HI से करवाइएगा तो डायरेक्ट आप या तो लिख दीजिए ट्वाइस C2H5I प्लस H2O, या फिर पहले मैकेनिज्म वाइज कीजिएगा तो H प्लस ही एक्सेप्ट करेगा, तो C2H5OH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद फिर C2H5। अब फर्दर I माइनस अटैक करेगा, तो I माइनस अटैक करेगा, किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो अटैक करेगा और ये बाहर, तो C2H5OH प्लस C2H5I बनाएगा, C2H5I प्लस C2H5OH। अब ये अल्कोहल फर्दर HI से रिएक्शन करेगा, HI से, तो ये H प्लस एक्सेप्ट करके OH2 प्लस लिविंग ग्रुप बनाएगा, फिर I माइनस जब अटैक करेगा तो ये H2O लिविंग ग्रुप बन गया, ये बाहर चला जाएगा, तो फिर से C2H5I प्लस H2O,
ये जो H2O बाहर चला गया, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ट्वाइस C2H5 प्लस H2O x से बाई, या फिर मैकेनिज्म पूरा लिखिए, वो आप देख लीजिए किस तरह से कीजिएगा। नेक्स्ट, एन अल्कोहल A when heated with concentrated H2SO4 gives an alkene B. When B is bubbled through bromine water and the product obtained is dehydrohalogenated with excess of sodamide, a new compound C is obtained. The compound C gives D when treated with warm dilute H2SO4 in presence of HgSO4. D can also be obtained either by oxidizing A with KMnO4 or from acetic acid through its calcium salt. Identify A, B, C and D. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आप मैप बनाइए। तो आपके पास अल्कोहल A है, इसका रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो B बनता है। उसके बाद फिर B का रिएक्शन करवाते हैं Br2 और NaNH2 से, सोडामाइड से, तो आपका C बनता है। और B अल्कीन है, अल्कीन अल्कोहल, इसका रिएक्शन Br2 उसके बाद NaNH2 से करवाते हैं, एक्सेस में है, तो आपका C बनता है। उसके बाद फिर C का रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 gives D when H2SO4 oblique HgSO4 से, तो C का रिएक्शन H2SO4 oblique HgSO4 से करवाते हैं, तो D बनता है। उसके बाद फिर D को हम A का मतलब D को यदि ऑक्सीडाइज करवाएंगे KMnO4 के प्रेजेंस में, सॉरी A को ऑक्सीडाइज करवाएंगे KMnO4 के प्रेजेंस में, तो D बनेगा, या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH का कैल्शियम साल्ट यदि है, तो कैल्शियम साल्ट से D ऑब्टेन होता है। तो CH3COOH का कैल्शियम साल्ट क्या होगा, तो CaOH होल ट्वाइस, इससे यदि रिएक्शन करेगा तो एसिड प्लस बेस से कैल्शियम एसीटेट बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड होल टू Ca। अब ये एक्चुअली में CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Ca2 प्लस और फिर CH3C डबल बॉन्ड O माइनस रहता है। तो ये दो एसीटेट आयन है और Ca2 प्लस आयन है, दोनों आपस में अट्रैक्शन में रहेगा, तो डिस्टिलेशन होता है तो माइनस CaCO3 हो जाता है, CaCO2 और एक ऑक्सीजन CaCO3 हो गया, तो CH3C डबल बॉन्ड CH3 बन जाता है। तो D आपका CH3C डबल बॉन्ड CH3 है। अब आपको पता होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, तो A जो है वो आपका CH3CHOH CH3 है, CH3CHOH CH3। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो ये सारा कुछ लगता है ORM3 का है ही नहीं, यहाँ पे गलती से हम लिख दिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद आपसे बनेगा। ये वाला रिएक्शन हम कार्बोनाइल कंपाउंड के टाइम बताए हैं कि कैल्शियम साल्ट ड्राई डिस्टिल होता है तो CaCO2 निकल जाता है, जिससे कि आपका कार्बोनाइल कंपाउंड प्रिपेयर होता है, कीटोन आपका बना है यहाँ पे। अब ये जो कीटोन का ऑक्सीडेशन पिछले लेक्चर में बताएं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, सॉरी कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं, अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, तो A बन गया। अब कंसंट्रेटेड H2SO4, ये भी ORM4 के टाइम आप पढ़िएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बनता है। अब फिर इसका रिएक्शन Br2 से करवाएंगे, तो Br2 से करवाएंगे तो अल्किन के लॉन्ग ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे भी Br और इस कार्बन पे भी Br अटैच हो गया। फिर NaNH2 से माइनस HBr होता है, ये भी अगले लेक्चर में ही पढ़िएगा। तो क्या होगा कि यहाँ से H और यहाँ से Br जाएगा, सिमिलरली ये वाला H और यहाँ से Br जाएगा, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। एक H और एक Br जाएगा तो डबल बॉन्ड, दूसरा H और दूसरा Br जाएगा तो एक और बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है, ये आपका C है। इसके बाद फिर C का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 ओब्लिक HgSO4 से, तो ये तो आपको पता ही है, H और OH ऐड होता है, तो यहाँ पे H ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH अटैक करेगा तो यहाँ OH अटैच हो जाता है,
सिमिलरली डबल बॉन्ड बन गया, फिर H प्लस अटैक करेगा तो यहाँ CH2 से एक और हाइड्रोजन अटैच होगा तो CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक OH अटैच हो जाएगा तो यहाँ से एक और OH, तो CH3, नेक्स्ट कार्बन से 2 OH, और फिर यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ तो CH3, अब एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन अनस्टेबल तो -H2 होगा इस तरह से, तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 D बन जाएगा। मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन से कीटोन बनता है एसीटोन। तो इस तरह से ABCD सारा रिएक्शन हो गया। ABCD ही फाइंड आउट करना था, वो हो गया। और एक पॉइंट कि ABCD जो आंसर में दिया हुआ था वो सारा गलत है। ए आपका इथाइल अल्कोहल था, जबकि यहाँ पे प्रोपेन 2 आया, CH3CHOH CH3। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर इसका गलत दिया हुआ है, मतलब जो हम आंसर की में लिखे वो गलत है। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।